दोस्तों नमः संस्कृता जो 6 से 8 में फॉर्म डाले हैं संस्कृत विषय से उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कक्षा 7 की अमृता भाग 2 है और इसमें पीछे प्रासंगिक व्याकरण दिया हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम देखते हैं। वर्णा यानी वर्ण के बारे में पहले बताया गया है और ये है संस्कृत भाषा में वर्णमाला को 2 वर्गों में रखा जाता है। वैसे तो वर्णमाला को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा सरसरी निगाह डाल लेते हैं इस पर भी बड़ी तेज़ी से। वह वर्ग जो 2 भागों में बांटा गया है वर्णमाला को, वह कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन वर्ण है। जिनका उच्चारण स्वतः बिना बाधा के होता है उसे स्वर कहते हैं। यानी इसमें किसी भी प्रकार से किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात इस स्वयं में सुशोभित होता है। लिखा भी गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह भैया कि बिना किसी की सहायता के चलता ही नहीं है व्यंजन। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, पर स्वर को प्रयोग करने के लिए हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्वग भवति व्यंजनम यानी व्यंजन स्वर पर आधारित होता है, आश्रित होता है। स्वरों की संख्या 13 है। स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 है, लेकिन मूल स्वर 9 ही हैं। इस पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि मूल स्वर करके पूछता है तो उसकी संख्या 9 है और पूरे स्वरों की संख्या पूछता है तो 13 बताएंगे। वे हैं अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें री और री इन दोनों का प्रयोग तो एकदम अत्यल्प हो गया है, यानी बहुत शून्य प्राय सा हो गया है, बहुत कम होता है। स्वरों को पाणिनि ने अच कहा है। अच क्यों कहा है आगे हम लोग देखते हैं। अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? एक प्रत्याहार है जो निम्नलिखित 4 सूत्रों के अक्षरों से बना है। यहाँ पे अयुड़, ऋलिक, एओंग, एऔच ये माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्र हैं और ये शुरू के ही 4 सूत्र हैं और इन्हीं को अच कहा गया है। इन 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें प्रत्याहारों का हम जो है निर्माण करते हैं उन्हीं सूत्रों के आधार पे। उनमें एक प्रत्याहार अच है जो कि अभी ऊपर आपने पढ़ा, तो वही अच कैसे अच बना है प्रत्याहार वही मैं बता रही हूँ। यहाँ अयुड़ का अ ले लेंगे शुरुआत का, और ये जितने बीच के वर्ण हैं उनके लास्ट में आप देखेंगे ये च पे हलंत दिया हुआ है, यानी 4 में एक ये हो गया, एक ए। तो ये औच जो है, औच में लास्ट में च में हलंत है तो इसकी गिनती नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्याहार बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अ पहला ले लिए और लास्ट में च है तो च को ले लिए। इस तरह से अ और च मिलकर के अच एक प्रत्याहार बन गया। उसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं वे सभी स्वर होते हैं। इनकी गिनती भी कर लेते हैं। देखिए हलंत वाला छोड़ देंगे। अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी आपने सुना होगा मेरे द्वारा कि मैंने बताया कि मूल स्वर जो होते हैं वो 9 ही होते हैं और ये गिनती में भी 9 मिले। और इसका हमें विशेष ध्यान देना है कि स्वरों की संख्या यदि पूछे तो हमें तो 13 बता देना है, लेकिन मूल स्वर अगर पूछता है तो 9 ही बताएंगे। अ और ए, ओ इन तीनों स्वरों को गुण कहते हैं। इनका गुण रूप में प्रयोग होता है। उस संधि इत्यादि में हम उसको आगे पढ़ेंगे। जो यहाँ पे दिया है उस पे ध्यान दे लेते हैं। एक दूसरे प्रकार से स्वरों को ह्रस्व और दीर्घ के रूप में विभक्त किया जाता है। दूसरे प्रकार से हम किस तरह से उसे विभक्त करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। ह्रस्व यानी जिन मात्राओं को हम बहुत जल्दी से बोल लेते हैं, कह लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, और एक मात्रा को अधिक देर से जिसका उच्चारण करते हैं, समय लगता है जिसके उच्चारण में, वह दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया। ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा समय लेता है दीर्घ, तो इसको ह्रस्व और दीर्घ इन 2 रूपों में
विभक्त भी किया गया है स्वरों को। अ, ई, उ, री, री, ये पांचों ह्रस्व हैं। ये पांचों क्या हैं? ह्रस्व हैं। और इसके बाद जो शेष बचते हैं 8 स्वर, वह दीर्घ हैं। व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब व्यंजन वर्ण कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह से उनका विभाजन हुआ है, वह हम देख लेते हैं। उन्हें कहते क्या हैं? तो इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। इनका विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला है स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण दूसरा है और ऊष्म वर्ण तीसरा है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? जो क से लेकर के म तक, क से म तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ जैसे करते जाएंगे तो म तक जितने भी बीच के वर्ण हैं वो सभी स्पर्श वर्ण में आएंगे। 5-5 की श्रेणी में इसको हम लोग बांटते हैं। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन आते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण हैं। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि अंतस्थ वर्ण क्या हैं, तो आपको बताना होगा कि य, र, ल, व। और स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण हैं। इसलिए मैंने बोला है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारी बातों पे हम ध्यान देंगे। हो सकता है इसी में से एक क्वेश्चन बन जाए, एक या कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और हो सकता है कि हमें मिल भी जाए। 6 से 8 में अगर हम फॉर्म डाले हैं तो इसमें से हमको काफ़ी हद तक क्वेश्चन व्याकरण के मिल जाएंगे। ऊष्म वर्ण है श, स, स, ह, श, श, ह, स, ह। ये तालव्य स है, ये मूर्धा स है, जो मूर्धा से इसका प्रयोग होता है बोलने में। और ये दंत स है, दांतों के संपर्क में आकर के इस स का उच्चारण होता है। और ह, ये सभी ऊष्म वर्ण हैं। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से हल्का सा गर्म श्वास या ऊष्मा बाहर निकलती है, तभी इन अक्षरों को हम बोल पाते हैं। सभी व्यंजनों को संयुक्त रूप से हल कहा जाता है। जितने भी स्वर हैं उन्हें अच कहते हैं, और जो बाकी बचते हैं व्यंजन उन्हें हम हल के नाम से जानते हैं। ये भी है, पूछ दे कि व्यंजनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, तो हल कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन बन करके हमारे सामने आ सकता है, इसलिए इनको एक दृष्टि में देखना जरूरी था। स्पर्श वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर 2 अवयव सट जाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं, और जब सटते हैं तभी हम उनका उच्चारण कर पाते हैं। और कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ सटते हैं और किन किन जगहों पे सट करके उनका उच्चारण हम करते हैं, वही इसमें दिया गया है। उसको भी पूछ लेता है कि कौन से उच्चारण किस जगह के संपर्क से आकर के निकलते हैं, उन उच्चारणों का नाम क्या है, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, किन नामों से उसे जानते हैं, यही है। और इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला दिया है कंठ्य, इसको हम कवर्ग में रखते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, यानी क से ले करके अंग तक के जितने भी वर्ण हैं, अगर इनमें से एक भी पूछ दे कि बताइए कि किस वर्ग में आते हैं, तो पूछ देंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि क वर्ग में आते हैं। और पूछ देगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, मुख के किन भागों से इनका उच्चारण होता है, तो हमें बताना होगा कंठ। तो कंठ से उच्चारण होने वाले ये सारे 5 वर्ण हैं। क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। बहुत सारा दे देगा, जैसे क दे दिया, च दे दिया, ठ दे दिया, थ दे दिया, फ दे दिया, प दिया, और उसमें से पूछ दिया कि कंठ से उच्चारित होने वाले कौन अक्षर है, तो बताना पड़ेगा। और इसके लिए जब हम पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। तो ये है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब उसमें से हमें बताना पड़ेगा कि क है कि ख है। इसको अगर पढ़े रहेंगे तो इसमें से हम समझ जाएंगे कि ये कंठ से उच्चारण करने में योग्य अक्षर हैं या कंठ से इनका उच्चारण होता है। इसी तरह से है तालव्य। तालव्य च वर्ग के अंतर्गत आता है, और तालव्य से उच्चारित होने वाले उच्चारण जिन अक्षरों का होता है उनमें है च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य यानी मूर्धा से, जहाँ से हमारा दांत निकला हुआ है, जैसे खेतों में मेढ़ नहीं बंधा रहता है, उसी तरह से हमारे मुंह में भी दांतों का जहाँ से सृजन होता है, दांत जहाँ से निकलते दिखाई देते हैं, उसके नीचे हम देखते हैं तो कुछ ऊंचा ऊंचा सा मेढ़ की तरह बना हुआ है,
वही मूर्धा है, वही स्थान मूर्धा कहा जाता है। इस तरह से आप समझेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो मूर्धन्य में कौन वर्ग आता है? टवर्ग। टवर्ग का जो भी अक्षर है वो मूर्धा से बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है हम मूर्धन्य रख दिए हैं। हम क्या रखे हैं? पाणिनि जी ने रखा है। और उनका उच्चारण कैसे करेंगे? उसी पर जब जिह्वा टच करती है, सटता है मूर्धा वाले स्थान पे, जो मेढ़ी की तरह बना हुआ है हमारे मुंह के दांत के नीचे, वही स्थान मूर्धा है। तो उससे जब हमारा जिह्वा टच करता है तो इन वर्णों का हम उच्चारण कर पाते हैं। और वे वर्ण मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ट है, ठ है, ड है, ढ है, अड़ है। अब इसको आप चाहिएगा कि बंद करके बोल लें, तो नहीं बोल पाएंगे। बोल के एक बार देख लीजिए। दंत ये तवर्ग के अंतर्गत आता है, या तवर्ग में आने वाले अक्षर दंत से उच्चारण इनका होता है। जैसे त, थ, द, ध, न। इसको भी बोल के देखिए। जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीवा दांतों से संपर्क या स्पर्श करके ही इसका उच्चारण हम कर पाएंगे। दांतों से उसका संपर्क होता है जीवा का। जीवा जब दांतों के संपर्क में आती है तो इन अक्षरों का हम उच्चारण भली भांति कर पाते हैं। और ऐसे ही त, थ, द, ध, न है। और इसी प्रकार से हम ओष्ठ वाले जो वर्ण होते हैं वो पवर्ग में आते हैं, और पवर्ग में आने वाले अक्षरों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। अब जैसे त, थ, द, ध, न, ये दांत जिनका उच्चारण स्थान है। और इन प, फ, व, भ का उच्चारण कहिए कि हम जहाँ से दांत का उच्चारण किए हैं वहाँ से हम बोल पाए तो नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए तो हमें ओठों का सहारा लेना होगा। लिखा भी है ओष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो इस सब अपने अपने जगह पे अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो जब हम प बोलते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए, बोल के देखिए, दोनों होठ सट जाते हैं। प, फ, ब, भ, म। लेकिन त, थ का उच्चारण कर रहे हैं, ट, ठ का उच्चारण कर रहे हैं, तो कहाँ जीभ संपर्क में आ रहा है प के? नहीं ना। प का उच्चारण करने में जिस तरह से, क्षम्यता, प का उच्चारण करने में जिस तरह से होठ मेरे सट रहे हैं, ऊपर के जिन वर्णों का उच्चारण किए हैं तो हमारे होठ नहीं सट रहे थे। तो इसलिए ये ओठ के अंतर्गत आएंगे। प, फ, ब, भ, म। इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो होठ जो है उसमें काम करते हुआ नजर आएगा। इसलिए इन वर्णों का नाम रखा दिया है पाणिनि जी ने ओष्ठ्य वर्ण। तो ओठ से बोले जाने वाले ये वर्ण हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम इसको ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से इतने में से एक दो क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाएंगे। जब इसी एक पेज में से एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं तो क्यों ना इसको थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ लें। इसलिए परीक्षा बहुत नज़दीक है और इन छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान दे करके अपना एक दो क्वेश्चन सही कर लेना है। इसी के साथ धन्यवाद।